Good morning students and welcome to the new video of chapter number 2, and in this video we proceed to the second part, the remaining part of chapter number 2. Previously we had discussed about the different or the three main sectors of economy: primary, secondary and tertiary. So today we discuss about the rising importance of tertiary sector. All sectors are growing day by day, but the most development or mostly contribution in GDP is done by tertiary sector. Now we proceed. What is the main reason of so much rising importance of tertiary sector? So first thing is basic services. At present time our government providing so many services to the people: transport, communication, hospital, school, education. All these things are provided by government to make the life of people better. So these things are included in basic services. And when we improve the basic services, it means naturally we are improving the tertiary sector. Second thing, दूसरी बात हम करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं। और आपको पता ही है जब एक सेक्टर डेवलप करेगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर पे भी, बिकॉज ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी नेचुरली टर्सरी सेक्टर पे आएगा, और टर्सरी इस वजह से भी उसकी इंपॉर्टेंस जीडीपी में या एम्प्लॉयमेंट में डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। थर्ड थिंग इज इनकम लेवल इंक्रीज। अभी जब ये बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, टर्सरी सेक्टर इंप्रूव होगा। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करेंगे, उसके पैरेलल टर्सरी सेक्टर इंप्रूव करेगा। फिर लोगों का जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज होगा डे बाय डे। इनकम लेवल इंक्रीज होने से लोगों के पास मनी होगा, और उस मनी को, उस पैसे को वो टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट यूज करेंगे, या कहीं रेस्टोरेंट में या सिनेमा हॉल में जहां कहीं भी जाएंगे। तो नेचुरली इनकम लेवल इंक्रीज होने से भी जब उस पैसे को लोग यूज करेंगे तो वो सब कुछ भी टर्सरी सेक्टर में ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा। चाहे टूरिज्म हो, चाहे सिनेमा सिस्टम, चाहे रेस्टोरेंट, ये सारी डेवलपमेंट भी टर्सरी सेक्टर में ही ऐड की जाएगी। तो ये भी एक मेन रीजन रहेगा कि टर्सरी सेक्टर इनकम लेवल इंक्रीज होने से नेचुरली डेवलप हो रहा है। एंड नंबर 4 थिंग इज दैट न्यू सर्विसेज। एट प्रेजेंट टाइम ऑनलाइन सिस्टम इज गोइंग ऑन, ATM system is also newly developed, cyber cafe and all these systems these are the services which are new. And when government or the common people they are involved in these services, naturally it is also the development of tertiary sector. So due to these 4 reasons we can say tertiary sector is growing more than other 2 sectors. And in that one we had discussed previous part, in GDP 54% contribution is given by tertiary sector. Here we had discussed about the rising importance of tertiary sector due to these 4 reasons. Now we talk about underemployment. It means a person is working but not according to his potential, his capability, his skill. एक आदमी काम जरूर कर रहा है लेकिन वो 100 रुपए कमाने के योग्य है, लेकिन वो 50, 40 या 60 रुपीज ही अर्न कर पा रहा है। इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी, उसकी जो स्किल है, टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। और इस टाइप की अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में ही हमें देखने को मिलती है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो। अभी हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। वी कॉल इट छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई है बेरोजगारी, ये किस में मिलेगी? मोस्टली ये प्राइमरी सेक्टर में हमें मिलती है। इसमें क्या करते हैं हम, जो पर्सन की अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक अगर हमें फील्ड में, हमें खेत में 5 पर्सन्स की जरूरत है, 5 आदमियों की जरूरत है खेत में काम करने के लिए, लेकिन वहां पे 10 पर्सन्स एंगेज होते हैं, बिकॉज 5 आर
अनएम्प्लॉयड, 5 आदमी बेरोजगार है, तो उनकी 5 बेरोजगार लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट को हाइड करने के लिए हम उनको शो करते हैं, केवल दिखाते हैं कि दे आर एम्प्लॉयड, उनको काम मिला हुआ है, रियलिटी में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। So such type of unemployment is known as hidden unemployment or disguised unemployment. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि देश में ज्यादा रोजगार बढ़ जाए। गवर्नमेंट को इसके लिए प्राइमरी सेक्टर में नेचुरली गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेजेंट टाइम में लोन्स की, सब्सिडीज वगैरह की फैसिलिटीज देती है फार्मर्स को। डेयरी कोऑपरेटिव फार्मिंग को बेनिफिट डेवलप करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है। फिशरीज या और जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसके लिए लोन की फैसिलिटीज वो गवर्नमेंट इसलिए देती है ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन हुआ है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल Employment Guarantee Act. This act was passed in Parliament in 2005 and it came into action from 2nd of February 2006. According to this act, government provide minimum 100 days work in 1 year. The persons who are willing to work through this Manrega scheme, government give them a Manrega card and government will try to give them at least 100 days out of 365 days. और अगर गवर्नमेंट उनको 100 डेज भी मिनिमम काम नहीं दे पाई एक साल में तो गवर्नमेंट उनको 100 डेज की सैलरी प्रोवाइड करती है। इससे अच्छा गवर्नमेंट को फ्री में सैलरी देनी पड़े, गवर्नमेंट मिनिमम उनको 100 डेज वर्क दे देती है। और इस मनरेगा स्कीम का जो मेन फोकस है वो भी प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना ही है, मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर को, चाहे वो कैनाल्स की क्लीनिंग हो, ड्रेनेज बेटर करना हो या कोई प्लांटेशन का वर्क हो, वो सब कुछ मनरेगा के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट इम्प्लाई करती है उसको। स्टार्टिंग टाइम में इसको 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था। जो हमारे गरीब 200 पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा के, उनमें इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में इसको मोस्टली पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। सैलरीज जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है स्टेट वाइज, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी मनरेगा जो एम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ बोनस या कुछ एक्स्ट्रा मनी देती है। मोर देन 300 rupees per day is the salary of near about 311 rupees of any person who is living in our state Haryana. So in different states the salary of Manrega workers is different. Now we talk about planning commission. All the planning commission implemented in 1950. It was working for continuously 5 years, means they made the plan for 5 years. 5 साल के लिए प्लान बनाते थे ये। और अगर 5 साल में जो इन्होंने प्लान बनाई कितनी इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में होगी, अगर वो नहीं पूरी कर पाते थे तो नेक्स्ट 5 ईयर में भी उस प्लान को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। अभी 2014 में, जैसे ही मई 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्लानिंग कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी उसको वॉश्ड अवे खत्म करके उसकी जगह पे नीति आयोग को फाउंड कर दिया। नीति आयोग की स्थापना की। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मीनिंग इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए, राष्ट्रीय संस्थान बनाया गया। प्लानिंग कमीशन का एक दूसरा नाम चेंज कर दिया गया, उसकी भी वर्कआउट यही रहेगा, लेकिन 5 ईयर की उसकी कोई फाउंडेशन नहीं होगी, वो कंटिन्यू प्लानिंग करते जाएंगे। और इसके प्लानिंग कमीशन के भी जो चेयरमैन होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। अभी नीति आयोग के भी जो चेयरमैन होंगे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। डिप्टी जो चेयरमैन होंगे वो एट प्रेजेंट राजीव कुमार हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट time. So Niti Aayog was implemented on 1st January 2015 and from that time it is working continuously and Niti Aayog is working in a better way.
rather than planning commission. Now we talk about developing and underdeveloped countries. Students, like some countries in the world are, we can say, very rich. We can say they are at number 1 or 2 in GDP or sometimes in per capita income, like USA, like Qatar, Singapore, Switzerland, Luxembourg. So we categorize them as developed countries. In developed category we include them. Some countries are in the category of developing countries. ये विकसित देश हैं, विकास यहाँ पर हो चुका है, मीनिंग ये देश अमीर हो चुके हैं, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का काफी बेटर है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होगा, लाइक इंडिया, हमारा जैसा देश डेवलपिंग कैटेगरी में है। डेवलप्ड कंट्रीज तो पहले ही विकसित हो चुके हैं, डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील है, विकास कर रहे हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी कोशिश कर रहे हैं विकास करने की, बट दे आर नॉट एबल टू डू द डेवलपमेंट एट सच टाइप ऑफ हाई लेवल। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, सोमालिया है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो पुअर कंट्रीज हैं, वो अंडर डेवलप्ड कैटेगरी के कंट्रीज में हम उनको ऐड करते हैं। ये जस्ट डेवलपमेंट के बेस पे हमने कंट्रीज को कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उनको स्टेप वाइज इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। बहुत इजी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो एक आयोजित सेक्टर है, इसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता। आप इसको कह सकते हो एक स्कूल, एक लिमिटेड कंपनी, और इसमें कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है। आपने अपनी कोई भी फैक्ट्री सेटअप की, उसमें 5 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स हैं, टाइमली कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपको नियमित रूप से रोजगार मिलेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट, जो भी गवर्नमेंट की सिस्टम है, फैक्ट्रीज एक्ट या जो भी ग्रेजुएटी है, ये सब चीजें लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। पेंशन की सिस्टम भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अवेलेबल होगा, मीनिंग ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उनको ये सारी चीजें रेगुलरली प्रोवाइड हो रही हैं, 365 डेज वर्क मिल रहा है, वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काउंट होंगे। लाइक स्कूल और एनी हेल्थ, एनी हॉस्पिटल, एनी सच टाइप ऑफ institution where you are getting regularly 365 days. It means if there is any holiday, there will be no deduction of salary. Such type of institution included in organized sector. Unorganized sector में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। There are no rules होंगे, लेकिन वो फॉलो नहीं किए जाएंगे, सब कुछ इससे अपोजिट हो जाएगा, कोई भी प्रोविजन नहीं, अरेंजमेंट नहीं। जिस दिन भी आप हॉलीडे करेंगे उसी दिन आपकी सैलरी का डिडक्शन भी होगा। एंड एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, आपकी जो रोजगार होगा, आपकी जो जॉब सर्विस होगी, वो भी सिक्योर नहीं होगी। किसी भी दिन आपको बाय बोला जा सकता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अभी हम इसी एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम को एक और डिफरेंट वे से भी अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि ओनरशिप, ओनर कौन है, मालिक कौन है, स्वामित्व के आधार पर भी हम सेक्टर्स को डिवाइड करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, वेरी इजी, नाम से पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र है और प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू प्राइवेट सेक्टर। निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर, निजी कोई भी ओनर होगा, इंडिविजुअल होगा, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और उनका मेन फोकस होगा टू अर्न प्रॉफिट। इसका मेन फोकस, मेन एम होगा टू अर्न प्रॉफिट, और उसका मेन फैक्टर वो सिस्टम होगा या उसका एम होगा टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल। इसमें हमारी जो इंडिविजुअल वो ओनर होंगे, उसमें मोस्टली गवर्नमेंट ओनर होती है। पब्लिक सेक्टर में आप देखते हो पोस्ट ऑफिस, रेलवे है, टेलीग्राफ है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वो सारे पब्लिक सेक्टर, मीनिंग मेन फोकस है गवर्नमेंट का, सर्विस दी जाए लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसमें क्या होगा, आप कोई भी इंडिविजुअल, आपने अपनी इंडस्ट्री को सेटअप किया, आप प्राइवेट सेक्टर में काउंट किए जाएंगे। ये जो अपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर 1907 में एस्टेब्लिश की थी,
तो टाटा जी ने, तो वो भी इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी है, और उसी तरह रिलायंस, मुकेश अंबानी, ये भी प्राइवेट ओनरशिप में, प्राइवेट में ही इंक्लूड की जाएगी। तो यही बेसिकली इनका मेन डिफरेंस है। इसमें सब कुछ पॉजिटिव आपको मिलेगा और इसमें मेन एम होगा टू अर्न प्रॉफिट। आई थिंक यू गॉट समथिंग टुडे एंड होप इफ एनी डाउट देन that's all from the today. Thanks a lot to give your precious time here.